नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। कल हमारी बात हुई थी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में और आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, किस किस शताब्दी में इसको देखा गया और किसके किसने इसका समर्थन किया। तो आइए बात करते हैं मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में। मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में बात करें तो बात देखेंगे आप कि 16वीं शताब्दी में की गई है, 17वीं शताब्दी में की गई है, 19वीं शताब्दी और लास्ट में 20वीं शताब्दी में। अब 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी में कहा गया कि जो मनोविज्ञान का स्वरूप था वो कहीं ना कहीं आत्मा पर आधारित था, यानी कि आत्मा से उसको कोरिलेट करके बताने की कोशिश की है मनोवैज्ञानिकों ने और कहा कि आत्मा का अध्ययन जो है वही आपका क्या है, मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि आत्मा के अध्ययन करने का जो कॉन्सेप्ट था वही आपका क्या है, मनोविज्ञान है। और इस डिफिनीशन को, इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को जिन्होंने दिया वो महान मनोवैज्ञानिक, जिनका हम कल की क्लास में भी नाम ले चुके हैं, वो महान मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोल्डकार महोदय। इन्होंने इस बात की पुष्टि की, इन्होंने इस बात की प्रतिपुष्टि करते हुए परिभाषा को डिफाइन किया कि आत्मा के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में आत्मा का कोई रंग रूप है, कोई आकार है? नहीं। तो जब आत्मा का ना ही कोई रंग रूप है ना ही कोई आकार है तो उसको मनोविज्ञान कैसे कह सकते हैं? तो थोड़ा सा विवादित अवस्था में ये रहा। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, नाना नानी, दादा दादी, वो हमें बहुत ही विचित्र कहानियां सुनाते हैं। जैसे उनका कहना होता है कि उन्होंने आत्मा को देखा है, भूत को देखा है, प्रेत को देखा है, लेकिन वास्तविकता में या फिर व्यवहारिकता में, क्या वास्तविकता में ऐसी कोई बात होती है? क्या भूत होता है? हम आप तो नहीं मानते। जब हम आप नहीं मानते तो फिर ये तो महान मनोवैज्ञानिक है, ये कैसे इस बात को मान ले कि वाकई में आत्मा का अध्ययन किया जा सकता है, उसके रंग रूप को जाना जा सकता है। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो डिफिनीशन थी, थोड़ी विवादित अवस्था में रही। लेकिन विवादित होने के बावजूद भी इसके समर्थकों में कोई भी कमी नहीं थी और इसके समर्थन में सबसे पहले नाम लेंगे अरस्तु महोदय का, जो कि महान मनोवैज्ञानिक थे। उसी के साथ साथ प्लेटो महोदय और डेकार्टे महोदय, इन तीनों लोगों ने 16वीं शताब्दी के आत्मा वाले कॉन्सेप्ट का बिल्कुल समर्थन किया। यानी कि समर्थक कर्ता के रूप में ये तीनों महान मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे उभर कर सामने आए। ये तो बात थी 16वीं शताब्दी में। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी में। चूंकि आत्मा के कॉन्सेप्ट पे विवाद उत्पन्न हो चुका था तो 17वीं शताब्दी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और मॉडिफिकेशन करने के बाद देखा गया, पाया गया कि मन की क्रमबद्धता का जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि मन की क्रमबद्धता का अध्ययन जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। और ये जो डिफिनीशन दिया था वो महान मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी महोदय ने दिया था। मन की क्रमबद्धता का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है और यह जो डिफिनेशन दिया था वो कौन है, महान मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी महोदय। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि मन की क्रमबद्धता यानी कि क्रमबद्धता की बात की, सीक्वेंस फॉर्म की बात किया है इन्होंने। अब बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोले तो कहा जा सकता है कि एक श्रृंखलाबद्धता बिल्कुल सही है या सीक्वेंस बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्रमबद्धता के कॉन्सेप्ट, चूंकि सीडीपी का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो क्रमबद्धता के कॉन्सेप्ट में ये कहा जा सकता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, बालक होता है, तो सबसे पहले उसको हम एलकेजी यूकेजी में पढ़ाने सीख जाते हैं। तो सबसे पहले उसको हम गोला बनाना सिखाते हैं, फिर उसको हम लाइन खींचना सिखाते हैं, फिर टेढ़ी तिरछी पूंछ बताना सिखाते हैं। और जब ऐसे धीरे धीरे वो कई चीजें सीख जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो प्रॉपरली क बनाना सीख जाता है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके की जो श्रृंखलाबद्धता या सीक्वेंस होता है उसी को हम क्रमबद्धता कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे मन की क्रमबद्धता का कॉन्सेप्ट है तो मन में जो सीक्वेंस चल रहा है, यानी कि एक चीज प्लान किया, फिर उसी सीक्वेंस में दूसरी चीज की प्लानिंग कर ली, फिर उसी सीक्वेंस में तीसरी चीज की प्लानिंग कर ली। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरीके की जो बातें होती है उसे हम क्या कहते हैं, मन की क्रमबद्धता का अध्ययन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था और इसको डिफिनीशन में डिफाइन करने
का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पोम्पोनोजी महोदय को। लेकिन अब बात यह है कि क्या क्रमबद्धता का मेजरमेंट किया जा सकता है? नहीं। या फिर इस तरीके की समझिए कि आपके मन में क्या चल रहा है क्या हम बता सकते हैं, या फिर मेरे मन में क्या चल रहा है अभी आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसमें भी बहुत सारी विवादित अवस्था देखी गई, जिसकी वजह से ये भी विवादग्रस्त रहा। लेकिन फिर भी इतनी विवादित अवस्था होने के बावजूद भी इसके भी समर्थकों में कोई कमी नहीं है, और इसके समर्थक के रूप में अरस्तु महोदय और पेस्ट्रोलॉजी महोदय, जो कि महान मनोवैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने इस समय दिखते हैं। ठीक, अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी की। क्योंकि 18वीं शताब्दी में कुछ ज्यादा विशेष मॉडिफिकेशन या कुछ विशेष काम नहीं किया गया, इसलिए इसमें 18वीं शताब्दी को दिखाया नहीं गया, 19वीं शताब्दी को ही दिखाया गया। तो 19वीं शताब्दी की बात करें तो बड़ा ही जबरदस्त बात कही गई 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, मतलब चेतना का विज्ञान, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चेतना के कॉन्सेप्ट में जब भी नाम आती है तो एक महान मनोवैज्ञानिक निकल के सामने आते हैं, वो है सिगमंड फ्रायड महोदय, यानी कि सिगमंड फ्रायड। चेतना के कॉन्सेप्ट में जब भी कहीं कोई बात होती है तो सारे साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में एक नाम आता है, वो है क्या है? सिगमंड फ्रायड महोदय, जिनको फ्रायड महोदय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो चेतन यानी कि कॉन्शियस माइंड को उन्होंने रीड करने की बात की थी, और इस कॉन्शियस माइंड को रीड करने में दो कॉन्सेप्ट, दो स्टेप लेके आया था। पहला स्टेप था अर्धचेतन अवस्था और दूसरा था अचेतन। जान लेते हैं पहले कि अर्धचेतन क्या है और अचेतन क्या है। देखिए, जब एग्जाम्स आते हैं बच्चों के तो बच्चे बड़ा झूम झूम के पढ़ते हैं 10 दिन 20 दिन तक, और सारा स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम होने से पहले का जो सिचुएशन होता है, ठीक है, अभी हॉल में नहीं पहुंचे, पेपर नहीं मिला, कॉपी नहीं मिला, लेकिन उसके पहले की जो सिचुएशन होती है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, सब भूल गया। तो ऐसी सिचुएशन को जो हम कह सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? अचेतन अवस्था है, कि हमें सब कुछ पता था लेकिन हमें अब कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कुछ रिमाइंड करने की कोशिश करें, बट हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अचेतन। ठीक है, जस्ट उसके बाद से अर्धचेतन की बात करें तो जैसे ही हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं और हमें क्वेश्चन पेपर और पेपर मिलता है, कॉपी मिलता है, तो हमारा हाथ अपने आप चलना शुरू कर देता है, यानी कि हमें कुछ कुछ याद आने लगता है और कुछ कुछ भूलने लगता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? अर्धचेतन अवस्था है। अब ये तो कि फ्रायड महोदय के दो बेस जो थे अर्धचेतन और अचेतन अवस्था के रूप में। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के स्वरूप में क्या बात कही गई है। 19वीं शताब्दी में कहा गया कि जो चेतना का विज्ञान है वही क्या है? आपका मनोविज्ञान है, यानी कि जो चेतना का विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। और इस मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट में भी विवाद उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी चेतना के यानी कि कॉन्शियस चीज को रीड करना संभव नहीं था। हो सकता है बालक अर्धचेतन अवस्था में हो, या फिर हो सकता है बालक बिल्कुल अचेतन अवस्था में हो। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये डिफाइन नहीं किया गया कि हाँ बालक चेतन अवस्था में चल रहा है, अचेतन अवस्था में चल रहा है, या फिर अर्धचेतन अवस्था में क्या है। लेकिन इसमें भी विवाद होने के बावजूद भी इसके समर्थकों की कमी नहीं थी, और समर्थकों के रूप में आए थे विलियम वुंड महोदय, जो कि क्या थे? मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक, विलियम वुंड को कहा जाता है मनोविज्ञान के जनक, और इसी के साथ साथ विलियम जेम्स का नाम लेंगे, जेम्स सली का नाम लेंगे, वाइट महोदय का नाम लेंगे, फ्रायड महोदय का नाम लेंगे। जेम्स सली के बारे में कहा जाए, क्योंकि ये बात 19वीं से 20वीं शताब्दी की है, तो कहा गया, मान लिया गया कि ये जो आधुनिकता को एडॉप्ट किया था। ठीक है, तो विलियम जेम्स के बारे में अगर बात करें तो विलियम जेम्स को कहा गया है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है,
कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिसबैलेंस था। ठीक है, बात करते हैं 20वीं शताब्दी में, और 20वीं शताब्दी में एक महान मनोवैज्ञानिक का नाम लेंगे, वुडवर्थ महोदय का। इन्होंने बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही शानदार बात कही, और बात क्या थी देखिए, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना आत्मा का विज्ञान है, न मन की क्रमबद्धता का विज्ञान है, न चेतना का विज्ञान है, बल्कि यह व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। मतलब इतनी शानदार बात इन्होंने कही कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं इन्होंने रखा कि मनोविज्ञान आत्मा का है, मन का है, चेतना का है, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें नहीं है, ना ही वो मन का है, ना ही वो आत्मा का है, ना ही वो चेतना का, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यानी कि एक निश्चित व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, जो कि आधुनिकता यानी कि इस समय हमारे रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया। अब इसके समर्थक के रूप में जो सामने आए वो थे वाटसन महोदय, पावलोव महोदय, स्किनर महोदय। ये इनकी थ्योरी भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगी, बड़ी शानदार थ्योरी इन्होंने दे रखी है व्यवहार के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के पोर्शन में, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये सारे थे जो कि मनोविज्ञान के स्वरूप को डिस्क्राइब कर रहे थे 16वीं शताब्दी को, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा सकता है कि 16वीं शताब्दी के समर्थक कौन थे, तो अरस्तु, प्लेटो या डेकार्टेस, ठीक है, या फिर 16वीं शताब्दी में आत्मा की प्रतिपुष्टि, आत्मा की डिफिनेशन किसने दिया था, रुडोल्फ गोल्टकाय ने, या फिर ये कहा जा सकता है कि आत्मा का अध्ययन का मनोविज्ञान किस शताब्दी के अंतर्गत आता है, या फिर 16वीं शताब्दी। इसी तरीके से 17वीं शताब्दी के बारे में कहा जा सकता है कि मन की क्रमबद्धता का अध्ययन किस शताब्दी के अंतर्गत आता है, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। 17वीं शताब्दी के समर्थक कौन थे, अरस्तु या तो पेस्टोलॉजी महोदय। चेतना का विज्ञान किस शताब्दी के अंतर्गत आता है, 19वीं शताब्दी के। इसके समर्थक कौन थे, विलियम वुड, विलियम जेम्स, जेम्स सली और फ्राइड, इसी के साथ साथ वाइट महोदय, ठीक है। या फिर 20वीं शताब्दी का द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर ऐसे पूछता है मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है, तो मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना, या फिर बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसके समर्थक के रूप में अगर क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन में अगर वाटसन दिया हुआ है, स्किनर दिया है, पावलोव दिया है, तो इसके में से कोई भी एक राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो था मनोविज्ञान के स्वरूप के बारे में, जो कि आप लोगों को आज हमने बताया। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।